about the binding energy per nucleon. एक न्यूक्लियन को बाइंड या अनबाइंड करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसको हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो डेफिनेशन रहेगा, it is the ratio of the binding energy divided by mass number. So ratio of binding energy EB of a nucleus to the mass number of the nucleons A in that nucleus. Okay, so it's the one way to define binding energy per nucleon, and binding energy per nucleon एक इसका another definition यदि आप लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, binding energy per nucleon is the average energy per nucleon needed to separate the nucleus. यदि आप न्यूक्लियस को तोड़ना चाहते हैं, उसको ब्रेक करना चाहते हैं इंडिविजुअल न्यूक्लियंस में, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ओके, जैसे उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल देयर इज 6 कार्बन फॉर 12, सो हियर इज द कार्बन न्यूक्लियस। यदि आप कार्बन न्यूक्लियस को यहाँ कंसिडर करें और इसके बीच में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, तो यदि आप इनको सेपरेट करना चाहते हैं, इट हैज़ 6 प्रोटॉन्स, इट हैज़ 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। यदि आप इन इसमें से प्रोटॉन को निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए जो एनर्जी लगेगी उसको हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, राइट? सो इतना सिंपल सा है इसको समझने के लिए। अब यदि हम ध्यान से देखें तो मेन फीचर ऑफ द प्लॉट जो है, आप फिगर नंबर 13.1 के ऊपर अपनी नज़र गड़ाए रखें और सिर्फ इस डायग्राम से ही, इस ग्राफ से ही आपको आराम से चीज़ें समझ आ जाएंगी। इसमें मास नंबर को एक्स एक्सिस के ऊपर लिया गया है और जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन को अलग करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको बाई एक्सिस पर लिया है। हम इसमें ये देखते हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो वो प्रैक्टिकली कांस्टेंट क्वांटिटी है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर। Practically it is independent of the mass number. In the middle of the graph you have seen, यदि हम देखें ग्राफ में मास नंबर 30 से लेके 170 तक, starting it from 30, I mean it is starting it from near 30, 30 से लेके हम देखें, it's starting it from 30 to 170. This is nearly here up to this point। हमें देखते हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कर्व है नियरली कांस्टेंट है एंड इट हैज़ इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अबाउट 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दिस इज फॉर द मास नंबर 56, राइट? सो 56 मास नंबर के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है वो मैक्सिमम है। तो ये आपके लिए सवाल हो सकता है कि इन बाइंडिंग एनर्जी कर्व for which element the binding energy is maximum. So that is for the case of iron, having the 26 iron 56 is a mass number। ये देखिए, आप देखिए आयरन के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा है, दिस इज 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और it has and has the value 7.56 for the mass number 238। यानी कि यहाँ मास नंबर आप 238 देख सकते हैं यूरेनियम के लिए। इसके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है वह 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? सो ये एक मेन फीचर हो गया कि जो बाइंडिंग एनर्जी है मोस्ट ऑफ द टाइम इट स्टे कांस्टेंट, इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी इज इन केस ऑफ आयरन 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फॉर यूरेनियम इट इज 7.6 mega electron volt, or average binding energy of this curve is nearly 8 mega electron volt, right? So the second important feature of this binding energy curve is binding energy now 30 से पहले और 170 के बाद आप देखें यहाँ लाइट न्यूक्लियाई होंगे, जहाँ मास नंबर कम होगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लोअर बोथ फॉर लाइट न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर 30 से कम है, और हैवी न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर 170 से ज़्यादा है। ज़रा आप ग्राफ को ध्यान से देखिए, जब मास नंबर 30 से कम है, यहाँ देखें तो यहाँ बाइंडिंग एनर्जी, ये जो डॉट्स आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये बाइंडिंग एनर्जी कितनी कम है। सो लाइट न्यूक्लियाई के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कम है। ओके, जिनका मास नंबर 30 से कम है, और जिनका मास नंबर 170 से ज़्यादा है उनकी भी फिर बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कम है। यहाँ देखिए आप ध्यान से, इसके बाद जो बाइंडिंग एनर्जी है
8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से घटना शुरू हो गई है। सो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर, राइट? सो यहाँ हम देख सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी इज मिनिमम इन केस ऑफ 1H2। तो 1H2 के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है वो सबसे कम है, यहाँ हम देख देख सकते हैं, और उसके उससे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी है 1H3 के केस में। और यहाँ आप कुछ किंक्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखिए 3 लिथियम फॉर 6, 7 नाइट्रोजन फॉर 14, 2 हीलियम फॉर 4। सो इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है अपने पड़ोसियों से थोड़ा डिफरेंट है। सो दिस इज आई थिंक बियॉन्ड मे बी द बियॉन्ड ऑफ द स्कोप ऑफ द बुक, एंड because NCERT has not laid any stress to this point, so I won't like to discuss it further. So now we can draw the some conclusion from these two observations. इन दो observations से कुछ conclusions निकलेंगे। इसका physics आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हमने पढ़ा है कि binding energy per nucleon जो है वो constant है कुछ region में, और light nuclei के लिए कम है और heavy nuclei के लिए भी कम है। So the force is attractive and sufficiently strong. जो force है न्यूक्लियस के बीच में वो अट्रैक्टिव रहता है और वो sufficiently strong रहता है to produce the binding energy of few mega electron volt per nucleon। इसके बीच में जो न्यूक्लियस के बीच में जो न्यूक्लियस में फोर्स लगता है वो हाईली अट्रैक्टिव होता है, ओके। और इट इट इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस और लार्ज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब कॉन्स्टेंसी की बात करें तो ये वो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगेगी और इसको आप इंजॉय करेंगे समझते टाइम। जो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, आप देखेंगे जो 30 से लेके 170 के बीच में जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो नियरली कांस्टेंट है। हाँ, इसमें वेरिएशन है, बट दीज वेरिएशंस आर वेरी वेरी स्मॉल, राइट? So the constancy of the binding energy per nucleon within the range of mass number 30 to 170 is a consequence of the fact that nuclear force जो है वो short range force होते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो न्यूक्लियर फोर्स जो न्यूक्लियंस के बीच में लगता है, ओके। इसको हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से बात समझ आए। ये देखिए ये पॉइंट हो गया और इस पॉइंट के बीच में फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस आ गया, ओके। अच्छा, इसके बीच में न्यूक्लियंस हैं। न्यूक्लियंस मतलब ये कोई न्यूट्रॉन्स आ गए और ये प्रोटॉन्स आ गए, राइट? सो ये न्यूक्लियंस हैं। इसमें जो फोर्स लगता है न्यूक्लियंस में, न्यूक्लियस में क्या है, जो न्यूक्लियंस हैं वो कौन कौन से हैं? ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। इसके बीच में फोर्स कौन सा लगेंगे? या तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगा, या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगेगा। तो ये जो फोर्स होता है वो शॉर्ट रेंज का होता है। शॉर्ट रेंज का मतलब समझिए आप। शॉर्ट रेंज का मतलब हो गया कि फॉर एग्जांपल आप कोई एक न्यूक्लियन चूज कर लीजिए। मैंने ये वाला न्यूक्लियन चूज कर लिया, तो इसके बीच जो फोर्स लगेगा उसकी एक रेंज होगी। इट विल हैव सम रेंज। और जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियन मैंने चूज किया, तो इसके इसकी रेंज में जैसे फॉर एग्जांपल इतने न्यूक्लियन जो हैं वो आ रहे हैं, तो ये यहाँ तक की लगेगी, इसकी रेंज नज़दीक होती है। और जो इससे बाहर न्यूक्लियंस होंगे वहाँ नहीं काम करेगा। ओके, अपनी न्यूक्लियस के बीच में भी अपनी इसकी एक रेंज होगी, ओके। सो कंसिडर ए पर्टिकुलर न्यूक्लियन इनसाइड ए सफिशिएंटली लार्ज न्यूक्लियस। इसमें हमने एक पर्टिकुलर न्यूक्लियन जो है वो चूज कर लिया, एंड इट विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली सम ऑफ इट्स नेबर्स। उसके पड़ोस में जो कुछ न्यूक्लियंस होंगे जो उसके प्रभाव में रहेंगे, which comes within the range of nuclear force, which comes between in the range of the nuclear force, and if any other nucleon is at a distance more than the range of the nuclear force। अब आप देखें कि जो न्यूक्लियन अब इससे बाहर रह गए हैं, ये देखिए ये जो प्रोटॉन है इससे बाहर है, न्यूक्लियन इससे बाहर, न्यूट्रॉन इससे बाहर है, ये न्यूट्रॉन इससे बाहर है, ये प्रोटॉन इससे बाहर है। तो ये जो न्यूक्लियन हमने यहाँ चूज किया हुआ है, ये इनके ऊपर कोई असर नहीं डालेगा, ओके, क्योंकि इनकी रेंज जो है, इसकी सीमा बहुत कम सीमा में ये काम करता है। So if any other nucleon is at a distance more than the range of the nuclear force from the particular nucleon, it have no influence. This is much more important. तो इसका ये जो न्यूक्लियंस है वो उनके ऊपर कोई असर नहीं डालता ऑन द बाइंडिंग एनर्जी
of the nucleons under consideration. If the nucleons can have maximum of p neighbors, यदि मान लो कि ये जो न्यूक्लियन हमने कंसिडर किया है, इसके किनारे इस गोले सफेद गोले के अंदर जो है कोई पी न्यूक्लियन आ रहे हैं, और यहाँ देखिए पी की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6, इसके पड़ोस में 6 न्यूक्लियंस हैं। और मान लो कि के जो है ये है नेबर्स, पी जो है वो नंबर ऑफ नेबर्स है, और के जो है वो एनर्जी है, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। then it will remain constant and have the dimensions of energy। जो इसमें k रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा और इसके एनर्जी के डायमेंशंस होंगे। अब यदि हम मास नंबर को इंक्रीज करते हैं, मास नंबर को इंक्रीज करने का मतलब समझिए, इसका मतलब है यदि आप ज़्यादा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसके बीच में ऐड करते हैं, तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो उस रेंज के बीच में ही काम करेगा, और नए यदि आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें ऐड करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए ऊपर हमने पहले स्टेप में कहा था, फर्स्ट मेन फीचर में, कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो वो प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहती है। यदि आपका जो न्यूक्लियस है उसका साइज बड़ा भी होता चला जाता है, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज होता चला जाता है, फिर भी जो न्यूक्लियर फोर्स होता है उसकी रेंज कम होने की वजह से नए ऐड हुए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो पर न्यूक्लियन होगी वो कांस्टेंट क्यों होगी, क्योंकि वो डिपेंड करेगा, दिस इज दिस पैरामीटर पी, कि आपका जो न्यूक्लियन इनसाइड द न्यूक्लियस है, जैसे ऐसे करके समझें आप, एक बार फिर से हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये रहा आपका न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के बीच में जितने भी न्यूक्लियंस हैं, जैसे इस न्यूक्लियस के बीच में हम ऐसे कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 प्रोटॉन ले लिए और ये 6 न्यूट्रॉन्स ले लेते हैं। अब इसमें हम एक न्यूक्लियस कोई एक चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसको चूज कर लिया, इस न्यूक्लियन को चूज कर लिया, तो इसके किनारे अब इसकी रेंज में कितने जो न्यूक्लियंस आते हैं वो काउंट करेंगे। ये देखिए इतना, फॉर एग्जांपल कि इतनी रेंज है न्यूक्लियर फोर्स की। सो यदि इतनी रेंज है न्यूक्लियर फोर्स की, तो इसके बाद ये वैल्यू इसकी पी की हो जाएगी। सो हेयर इन दिस केस जो पी होगा वो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो दिस इज 8। तो ये जो एनर्जी होगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी, वो इस पैरामीटर पर डिपेंड करेगी, ये पड़ोसी कितने हैं इसके, और दिस इज द कांस्टेंट दैट हैज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इसलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल रिमेन कांस्टेंट एंड इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पी टाइम के। सो द प्रॉपर्टी दैट ए गिवन न्यूक्लियन इन्फ्लुएंस ओनली द न्यूक्लियंस क्लोज टू इट इज रेफर्ड टू एज ए सैचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। इसलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो सैचुरेट हो जाती है, फिक्स हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। और यदि इसके बाद यदि मान लो इसके देखो इस रेंज के बाहर जितने न्यूक्लियंस न्यूक्लियस के अंदर है वो इसको फर्क नहीं डालते। ओके, सो ये बड़ी मजेदार कहानी रहेगी आपको समझने के लिए। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं, उदाहरण के लिए हम चलते हैं। एक हैवी न्यूक्लियस का उदाहरण लीजिए जिसका मास नंबर है 240। ओके, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी, इट हैज लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज कंपेयर टू द न्यूक्लियस ऑफ, जिसका मास नंबर जो है इसका आधा है, 120। ओके, यदि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेस है और इस लोअर मास नंबर के न्यूक्लियाई से, इसका मतलब जो जिसका मास नंबर कम है, जैसे A इज इक्वल 120, वो टाइटली बाउंड है। आप उदाहरण ले सकते हैं कि यदि आपके पास मास नंबर 240 का जो न्यूक्लियस है उसको आप ब्रेक करते हैं छोटे छोटे दो न्यूक्लियाई में, जिनका मास नंबर उसका आधा हो जाता है, फॉर एग्जांपल 120 हो जाता है, तो क्या होगा, जो न्यूक्लियस होंगे वो टाइटली बाउंड हो जाएंगे। जो छोटे मास नंबर वाले जो न्यूक्लियाई होंगे वो एक दूसरे को कस के पकड़ लेंगे, उनका बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब साफ है कि दिस इंप्लाइज दैट एनर्जी वुड बी रिलीज्ड इन द प्रोसेस, जो एनर्जी है वो रिलीज हो गई है। ओके, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट implications फॉर एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू द फिशन प्रोसेस। फिशन का मतलब क्या होता है, टूटना। जब कोई बड़ा न्यूक्लियाई जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं
फिशन प्रोसेस, राइट? सो एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। अब इस पैराग्राफ में हमने देखा कि जब बड़ा न्यूक्लियाई जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर कम होती है, जब वो ब्रेक होता है छोटे न्यूक्लियाई में, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज हो जाती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज होने को आपने कुछ इस तरीके से समझना है कि जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाएगी, इसका मतलब कि वो टाइटली बाउंड होंगे, उनको तोड़ना उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब हम लेते हैं, यदि हम दो छोटे छोटे लाइट न्यूक्लियाई हैं, उनको यदि हम इकट्ठा करते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास दो लाइट न्यूक्लियाई हैं जिनका मास नंबर जो है वो 10 से कम है, 10 या 10 से कम है। उनको हम ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद हम एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं। देखिए, ऐसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। आपके पास एक न्यूक्लियाई, ये लाइट न्यूक्लियाई है, ये दूसरा लाइट न्यूक्लियाई है, और इनको हम ऐड करते हैं और इनसे एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं। इस तरीके से कुछ आप समझ सकते हैं। ऐसे आपके पास दो लाइट न्यूक्लियाई हैं पॉजिटिवली चार्ज, एंड यू विल कंबाइन बोथ ऑफ दीज, फ्यूज करेंगे आप इसको। ये फ्यूजन प्रोसेस होगा और ये जो न्यूक्लियाई होगा वो हैवी न्यूक्लियाई हो जाएगा। दिस न्यूक्लियाई इज हैवी न्यूक्लियाई। ओके, सो कंसिडर करिए टू लाइट न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर 10 से कम है, ज्वाइनिंग टू फॉर्म ए हैवियर न्यूक्लियस। सो द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द फ्यूज्ड हैवियर न्यूक्लियाई, जब छोटे न्यूक्लियाई के इकट्ठा होने के बाद एक बड़ा न्यूक्लियाई बनेगा तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी फिर इंक्रीज हो जाएगी। This heavy nuclei will have binding energy more than the lighter nuclei. इसका मतलब क्या हुआ? This means that the final system is more tightly bound. जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगी, जिसको तोड़ना मुश्किल होगा। इसका मतलब उसके जो न्यूक्लियंस हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, वो एक दूसरे से बहुत मजबूती के साथ बंधे हुए हैं। ओके, ये बात आपको समझनी है अपने शब्दों में। सो अगेन, एनर्जी वुड बी रिलीज्ड, इस केस में भी एनर्जी रिलीज होगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फ्यूजन प्रोसेस। तो फ्यूजन प्रोसेस क्या हुआ? जब छोटे छोटे न्यूक्लियाई इकट्ठे होकर बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और जो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, इसकी वजह से जो एनर्जी निकलती, इसकी वजह से जो एनर्जी पैदा होती है, ये प्रोसेस आप देख सकते हैं सन में। जब हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होती है, इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इसको हम आगे हमारे पास टेक्स्ट आएगा उसमें हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्राफिकली। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो टेक्स्ट है वो अच्छे तरीके से समझ आया होगा। यदि आपको कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पैरेलल लिखते चले जाएं, ताकि आगे के आगे जो वीडियोज़ हैं उनका क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। थैंक यू।